Okay, let us start with that human female reproductive system. In fact, not start, we'll take a review of yesterday's class कि क्या क्या हमने उसमें देखा था, समझा था. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरऑल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, दैट वाज इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो देयर वर सो मेनी स्टेप्स, थ्री ब्रॉड स्टेप्स यानी तीन मेजर स्टेप्स जिसमें हम डिवाइड करते हैं. दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर मेजर इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन की केमिस्ट्री. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड गेस्टेशन पीरियड. बट इन सारे इवेंट्स को मैंने एक पूरा सीक्वेंस में आपको लिखवा दिया, इंक्लूडिंग मॉरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला जो भी है. तो ये ओवरऑल राइट फ्रॉम गैमेटोजेनेसिस से लेकर या प्यूबरिटी से लेकर टिल पार्चुरेशन सारा इवेंट्स हम लोगों ने देखे. देन वी हैड डिस्कस्ड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें तीन मेजर स्क्रीन शेयर करके डायग्राम्स हम लोगों ने देखे. In those three diagrams, one was overall view of that human reproductive tract and the system. Second वाले में हमें टेस्टिस को थोड़ा सा ओपन अप करके हम लोगों ने उसको डाइसेक्ट आउट करके हमने समझा, जिसमें लोब्यूल्स थे टेस्टिकुलर. पहले तो स्क्रोटम था, देन सैक, देन टेस्टिस, फिर उसमें लोब्यूल्स. और उसके पहले भी मैं जाऊं तो मैंने कहना चाहिए पहले तो उसकी लेयर्स, थ्री लेयर्स वेर देयर, आउटर टू इनर. अपूर्वा, क्या थी लेयर्स आउटर टू इनर? ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलस. परफेक्ट. तो ये आउटर टू ईयर तीन लेयर्स हो गई. इन तीन लेयर्स के बाद फिर हमने उसको स्ट्रक्चर को देखा, फिर लोब्यूल्स, फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलिया, और उसमें एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर वहां से वो चला तो एक सीक्वेंस में प्रथमेश आपसे एक्सपेक्ट करूंगा. प्रथमेश, कोई भी, जाधव, मनवे, पूरा एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, पूरा पाथ कहना चाहिए स्पर्म के ट्रैवलिंग का एक पाथ मैंने बताया था आपको. व्हाट वाज दिस? लोकेशा, Aditi, Aditi Das, can you tell me the path of the sperm right from germinal epithelia of seminiferous tubules to ejaculation? Aditi. Yes, from the sperms, first is germinal epithelium, then it is spermatogonia, then spermatocyte, primary spermatocyte. Doctor, I am not asking you the development stages. I am asking the path of the sperm traveling. अच्छा, आप वहां से ल्यूमेन में ला रहे हैं, फाइन, चलेगा, तब भी चलेगा, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए. Secondary spermatocyte, spermatid, spermatozoa, then from lumen to the lumen to the testicular lobules, then retetestis, epididymis. रेटेटेस्टिस के बाद vasa efferentia, then epididymis, vas deferens, then spermatic duct. Epididymis has three parts, Aditi. Yes, chorda epididymis. No. Caput epididymis, corpus epididymis, and chorda epididymis. Okay? Yes, sir. Okay. आगे. Epididymis, then vas deferens, then then spermatic duct, ejaculatory duct, prostatic urethra, membranous urethra, then penile urethra, then through urethral orifice it is. Perfect, very nice, बहुत बढ़िया. तो ऐसे करके हमने पूरा एक वो ट्रैक समझा था. उसके लिए हमने वो दूसरा डायग्राम भी देखा. तीसरे डायग्राम में हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस देखकर लिडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स,
इनके बारे में जाना और इनके हार्मोन्स के सीक्रेशन को हमने समझा। परफेक्ट। तो मुझे आप ये बताएंगे प्रिया मैडम, प्रिया, व्हाट आर द सीक्रेशंस ऑफ लेडिक सेल्स? प्रिया, am I Testosterone. audible? Testosterone. Okay. What are the secretion of Sertoli cells? ABP, androgen binding protein, and inhibin. परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, इसके बाद मैंने फिर आपको उसमें कुछ टीएस के बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, नहीं, उसके बाद मैंने डिसऑर्डर्स बताए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हम लोगों ने देखे। उस डिसऑर्डर के बाद हमने कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स देखी, जिसमें प्रोस्टेटिक ग्लैंड, बल्बोइथ्रल ग्लैंड और समाइनल वेसिकल, इन सब के सीक्रेशन समझे, इन सब के फंक्शन समझे। परफेक्ट। देन वी स्विच टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने आपको पहले ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया। देन मैंने आपको उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट पार्ट में दिखाते हुए मैंने आपको सारा पाथ उसमें भी बताया, जैसा मेल के केस में बताया था, राइट फ्रॉम ओवरी, ओवरी टू, इसका सीक्वेंस मुझे बताएगी अपूर्वा मैडम, ओवरी से स्टार्ट करते हुए वेजाइना तक। सर, ovary, infundibulum, रॉन्ग। कौन रिसीव femore, करता? यस, फिमरे। देन femore, infundibulum, ampulla, isthmus, cervix, cervical canal, and vagina. एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब क्या ही कर रहे हो रिपीटर बैच। चैतन्य, पूरा सीधे जंप लगा दिया आप, इस्थमस से सीधे सर्विक्स लगा दिया ना, बीच में कोई वही नहीं है, बात ही नहीं है। चैतन्य, Yes, sir. बोलिए। Sir, ovary, then fimbre, then infundibulum, then ampulla, then isthmus. फिर आपने वो गोला करके लिखा था वो कॉर्नुआ, फिर वो अंदर यूटेराइन कैविटी, और फिर सर्विक्स, फिर कनाल, फिर वजाइना और फिर हाइमन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें बर्थ कैनाल कौन सी थी? सर, सर्वाइकल कनाल और वजाइना। इसको दोनों को टुगेदर इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। परफेक्ट। फिर उस स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला स्ट्रक्चर बताया, जिसमें मॉन्स पुबेस, जिसमें मैंने आपको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये आपको बताया मैंने। परफेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे देखकर हुए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज पावर फेलियर इन यस्टरडेज लेक्चर। सो उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमें जैसे मेल के केस में एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने देखी, इन केस ऑफ फीमेल्स भी देख लेते हैं। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मेमोरी ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पर, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि एक्सटर्नल जेनिटलिया का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, वहां पर सारा डिटेल दिया हुआ है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा। मैंने आपको ये भी बताया, माइनोरा इज होमोलोगस टू, माइनोरा इज होमोलोगस टू Penile urethra. मेजोरा इज होमोलोगस टू scrotum. Scrotum. परफेक्ट। सो आज हम बस देख लेते हैं बच्चों, एक लास्ट वो डायग्राम स्क्रीन शेयर पे समझते हैं मैमरी ग्लैंड का, ब्रेस्ट ग्लैंड का। उसको समझ के फिर हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस, व्हिच इज द फर्स्ट इवेंट इन प्री फर्टिलाइजेशन आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और कहना चाहिए सिंबल फॉर onset of puberty, the formation of gamete, right? मैं समझता हूं ये आपने चार्ट बना लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस्ट्रस साइकिल में कोई डाउट हो तो बोलिए इसको। कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये भी डायग्राम समझ लिया। दिस वन इज आल्सो डन, दिस वन इज आल्सो डन। परफेक्ट। नाउ दिस इज मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट ग्लैंड। Again, I collected this picture from your NCERT only, so that you will be comfortable while studying NCERT. जब भी रिव्यू आप कर रहे हो तो मैंने सारी चीजें वहीं कर दी, और कोशिश ये की है कि इसके जैसा वेटेज वाला चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, यदि हम उस बुक में ही पढ़ते पढ़ते डन कर लें तो नथिंग लाइक एनीथिंग। परफेक्ट। सो आई होप, आयुष, डायग्राम इज विजिबल?
Yes, sir. परफेक्ट। सो मानसी मैडम, यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसमें इस डायग्राम को बताने के पीछे सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द रिब्स। डेफिनेटली जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जहां मसल्स बिटवीन रिब्स लिखा हुआ है वो रिब वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। यस, ब्रीदिंग सभी लोग पढ़ चुके हैं, क्या 12th और क्या रिपीटर बैच, जिसमें शोएब बिल्कुल भी स्क्रीन से छेड़खानी ना करें, मुझे मत मजबूर कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए वो और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाऊं, राइट? सो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि ये जो 11th वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, ब्रीदिंग वाला जो पार्ट पढ़ा है, उस ब्रीदिंग वाले पार्ट में हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ब्रीदिंग वाले पार्ट में जो सबसे पहले रीब केज होता है, उस रीब केज के बीच में जो मसल्स हैं, रीब केज वाली उन मसल्स के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड स्ट्रक्चर। सो रीब्स एंड मसल्स बिटवीन रीब्स। अब वो मसल्स हमने 11th में पढ़ी हैं, दोज मसल्स में भी व्हाट, इंटरकॉस्टल मसल्स, इंट्रा-इंटरकॉस्टल मसल्स, and there are so many muscles, right? So as far as this ribs and muscles between ribs are concerned, that is not the part of this mammary gland part, है ना? समझने वाला पार्ट नहीं था, but since anatomically हमें समझ में आना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर वहां ऐसा क्यों बनाया गया। परफेक्ट। आफ्टर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसका भी अभी यहाँ जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करके पॉइंट देखते हैं तो एडिपोज टिश्यू हमें देखना है। एडिपोज टिश्यू मीन्स दैट इज व्हाट, fat deposition. Adipose tissue means what? That is fat deposition. After that आप देखेंगे तो there are mammary lobes. So by default एक sequence भी तैयार हो रहा है जहां mammary lobes हैं, that mammary lobes are 15 to 20 numbers. मेरे साथ लिखते चलेंगे, 15 to 20 numbers लिखते चलेंगे साथ में। मानसी, noted? Yes. Then it will open into mammary alveolus. जो लोब है वहां पर बन रहा है, एल्वेलाई में वो स्टोर होने का नंबर आया, मेमोरी डक्ट में वो ट्रांसपोर्ट होने का नंबर आया, एम्पुला में थोड़ी देर रुकने का नंबर आया, और लैक्टिफेरस डक्ट से एक्चुअली वो मिल्क इजेक्ट आउट होगा थ्रू निपल्स। परफेक्ट। बट सराउंडिंग द निपल्स देयर आर अ स्ट्रक्चर नोन एज एरियोला व्हिच इज हाईली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। परफेक्ट। और उसी जगह पर मैंने लिख दिया एरियोला, जो कि पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। Numerous sebaceous glands are present on its surface known as areolar glands. अब ये कहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है? साक्षी मैडम, आर यू देयर? Yes, sir. गौरी, सृष्टि, Yes, sir. पलटन की पलटन, अरे अपना कलवन की पलटन है? Yes, sir. ओके, वी फैक्टर भी है पांचों। यहां पर बच्चों देखिए कैसा है, एरियोलर ग्लैंड। अभी एरियोलर ग्लैंड, एरियोलर टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, ये ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स, बट कहीं भी गड़बड़ मत कीजिएगा क्योंकि आपने एल्वेलाई पढ़े हैं लंग्स में। परफेक्ट। क्या आपने डेंटाइन स्ट्रक्चर में भी ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है? एनीवन? एनीवन? Alveolar bone. एल्वियोलर बोन, कौन बोला? Sir Rashi. ओके राशि, परफेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी उलझना नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। एरियोलर ग्लैंड जो है डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाली बात है, थोड़ी देर के लिए स्टोर होने वाली बात है, जहां पर बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। परफेक्ट। जो मॉइस्चराइजर को मेंटेन कर रही है, यानी राइट फ्रॉम मेमोरी लोब, जहां मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, टू मेमोरी एल्वेओलाई, टू मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, eject out through nipples, surrounding area is pigmented area known as areola. It has surface glands known as areolar glands. Perfect. अब यहाँ पर ये तो पाथवे मैंने आपको बता दिया, मैंने साइड में छोटा सा वो कॉलम बना के लिख भी दिया है, दो सबको याद है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन secreted from anterior pituitary, but ejection of milk is oxytocin through posterior pituitary. Got my point? Yes or no? याद आ रहा है सबको? हार्मोन के Yes, sir. Yes, sir. हार्मोन के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन जो प्रोडक्शन करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, और इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो ऑक्सीटोसिन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और क्या आप ये जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है
ये स्केलेटल मसल पे काम करता है कि स्मूथ मसल पर काम करता है? स्मूथ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पर। यानी बच्चों अब इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े आप हो गए हैं कि मैं बता भी दूं आपको तो दिक्कत नहीं। कहते हैं ना, अपन ने एक महाभारत में वो कथा सुनी है कि भगवान कृष्ण को जो है माता यशोदा सिर्फ याद करती थी तो कहते थे कि ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज होने लगता। मतलब ये एक किवन्नति कहते हैं जैसे हिंदी में, मतलब ये एक मिथ है। बट साइंटिफिकली यदि उसको देखें तो क्या उसका सोचने से कोई संबंध हो सकता है? मैंने इसके पहले भी हार्मोन के केस में आपको बताया था। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लैंड से कंट्रोल हो रहा है जो स्मूथ मसल को टारगेट करती है ना? यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अ डिफरेंट फिनोमेना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अ डिफरेंट फिनोमेना। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं? बिकॉज मिल्क यदि प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, लेकिन प्रोडक्शन के बाद इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, या बेबी जब फीड कर रहा है तो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं कर रहा है। यदि पूरी तरह से उसे एम्प्टी नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो वहां स्टोर रह जाएगा। और यदि वो वहां स्टोर रह जाएगा तो उसमें एक अजीब प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, उसे कहते हैं इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो नीचे मैंने लिख रखा है। मिल्क कंटेन एन इनहिबिटरी पेप्टाइड, देयरफॉर इफ नॉट एम्प्टीड फुली then peptide accumulates and stop further milk production। इसलिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि बच्चे को दूध पूरा पिलाया जाए ताकि वो पूरी तरह से एम्प्टी होने बहुत जरूरी है। परफेक्ट। और एक पॉइंट मैंने, आप लोग भी लिख रहे हैं वहां पर, सभी को चेक करूंगा किसी दिन। मैंने वहां लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी ग्लैंड को मैंने बॉक्स में बंद करके लिख दिया मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सिंपल सा और चिल्लर सा सवाल पूछा जा सकता है ना कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। और ऐसी मॉडिफाइड ग्लैंड्स मैंने आपको बहुत सारी बताई थी। लोकेशा मैडम, कैन यू टेल मी कहां बताई थी? लोकेशा मैडम यस सर। कहां बताई थी, बताएंगे आप मुझे? ओहो, क्या ही करो। एनीवन फ्रॉम 12th? दोस्तों ऐसी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड मैंने बताई थी आईज के केस में। ह्यूमन आई जब हम लोगों ने पढ़ा था, लोकेशा मैडम याद आया? हाँ सर। जीज ग्लैंड बताई थी मैंने वहां पर, एक बताई थी। मॉल्स ग्लैंड बताई थी, एक बताई थी। यस। ओके, तो ये ध्यान रखिए कौन किसका मॉडिफिकेशन है। परफेक्ट। और फिर एक स्टेटमेंट लिखा है, मिल्क इज पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आयरन और विटामिन सी जाहिर सी बात है क्योंकि वो उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। नीचे स्टेटमेंट लिखा है, ब्रेस्ट लाई ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द thorax. It begins to develop under the influence of estrogen and progesterone, which is responsible for secondary sexual growth. Perfect. Ab, there are three words. One is pubarch, one is menarche, one is thalarche. Pubarch मतलब होता है onset of puberty. Onset of puberty. Menarche मतलब होता है onset of, बोलो, menstrual cycle. Menstrual cycle. menstruation. And what is thalarche? THELA, thalarche, development of breast glands. This is thalarche. So pubarch, menarche, and thalarche. Got my point? Okay, everyone, diagram is clear? Everyone, tell me, diagram is clear? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Amrita, Atharv, Rohit, Krishna. Is that? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. परफेक्ट। अब बच्चों इसके बाद इसका भी हम लोग मतलब सीक्वेंस, एक तो पहला चिल्लर सा क्वेश्चन आता तो सीक्वेंस ध्यान रखिए, लोब, एल्वेलाई, डक्ट, एम्पुला, लेक्टिवरस डक्ट, निपल्स। और यदि एंटेरियर पोस्टीरियर की बात आती है वो ध्यान रखिए। परफेक्ट। दूसरा इनहिबिटरी पेप्टाइड का तो क्या है मुझे नहीं लगता आएगा, और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का है तो उसको ध्यान।
सर हाँ बोलिए। सर कल आपने एक चार्ट भेजा था जिसमें वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में था वो चार्ट। हाँ वो हाँ, वो एक्सप्लेन बता, हाँ तो वो वो पढ़ाऊंगा, वो एक्सप्लेन पढ़ाऊंगा। कर। यस यस, वो पढ़ाऊंगा अभी। मैं जब मेल और फीमेल के कॉमन पॉइंट पर आऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा वो, मानसी। ओके, नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. As far as female reproductive system is concerned, same as in case of male, hypothalamus will control, will release the GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. The target will be anterior pituitary. From anterior pituitary, there will be the secretion of hormones from anterior pituitary, that is LH and FSH, which will target the ovary, because now we are dealing with the human female reproductive system, right? In case of even male, we have released the LH and FSH. LH का टारगेट लिडिक सेल्स की तरफ था, FSH का टारगेट फॉलिकुलर सेल था. इन दिस केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से निकलने वाले LH FSH का टारगेट दैट विल बी ओवरी. देन ओवरी से निकलने वाले दो हार्मोन्स, दैट मींस देयर विल बी टू न्यूरल हार्मोन्स एंड टू ओवेरियन हार्मोन्स. टू न्यूरल हार्मोन्स एंड टू ओवेरियन हार्मोन्स. टू न्यूरल हार्मोन्स LH and FSH. LH का टारगेट मैच्योर फॉलिकल, FSH का टारगेट इमैच्योर फॉलिकल. ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन का टारगेट, ओपन चैलेंज, किसी भी रिपीटर बैच का बच्चा बता दे, व्हाट इज द टारगेट ऑफ ईस्ट्रोजन? डेवलपिंग फॉलिकल्स. कौन बोला? रुद्राक्ष. स्वामी जी गलत बोले. ईस्ट्रोजन का मेजर टारगेट बताइए क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो कॉमन कैरेक्टर हुआ. ईस्ट्रोजन क्या करता है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्फ्लुएंस करता है ना वो. तो सारे हार्मोन करेंगे मैडम, वो इन्फ्लुएंस करता है मतलब क्या है दोस्तों? ईस्ट्रोजन बनाता है एंडोमेट्रियम. यस, ईस्ट्रोजन बनाता है एंडोमेट्रियम. और प्रोजेस्टेरॉन फिर डॉक्टर अपूर्वा क्या करता है? मेंटेन करता है. वेरी नाइस. Estrogen will form the endometrium while progesterone will maintain the thickness of the endometrium. Perfect. नीचे लिखा हुआ था यूटेरस, है ना? बहरहाल, so this one will be the one side, it will be a positive feedback. हाइपोथैलेमस की तरफ से बढ़ाने को बोला जा रहा है और बढ़ा हुआ लेवल इसको बंद कम करने को बोल रहा है. यानी बच्चों, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, काम की बात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जरूरी पड़ेगी, if progesterone level falls, यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है, यानी ये माना जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल के गिरने से एंडोमेट्रियम की थिकनेस शेड ऑफ हो रही है, थिनिंग हो रही है, सो मेंस्ट्रुएशन बिगिन स्टार्ट, है ना? तो फिर से यदि बिगिन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन विल स्टिमुलेट GnRH. लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज GnRH, and that GnRH will stimulate pituitary to secrete FSH, so that again in a duration of a cycle, follicular phase starts, proliferative phase starts. But if progesterone level is high, it is maintained, definitely it will suppress the hypothalamus for no further FSH. इसीलिए कहते हैं जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गेस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी में मेंटेन्ड है, दैट मींस वो थिकनेस को मेंटेन कर रहा है, दैट मींस कि बच्चा वहां सेफ है, दैट मींस no more follicle will produce until and unless progesterone level will decrease. कब गिरेगा? रिलैक्सिन का नंबर आएगा, पार्चुरेशन के समय नंबर आएगा, और जैसे वो गिरा तो फिर वो FSH को बढ़ाएगा, लेकिन तुरंत नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उस समय फीडिंग पर है बच्चा. वो कहानी भी पढ़ेंगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में कि प्रोलैक्टिन की वजह से भी कैसे वो सप्रेस होता है. परफेक्ट. So I hope this diagram is clear to everyone. Mansi, Yes. till page number 46, I hope there is no doubt at all to anyone. Till page 46, there is no doubt. Perfect. Now I have shared in fact some diagrams. कुछ बातें जो बची हो, रह गई हो, वो मैं आपको क्लियर कर दूं. ओके फाइन. सो सबसे पहले तो ये पार्ट देख लेते हैं, मेल और फीमेल यूरेथ्रा. इसमें किसी को कोई डाउट?
इसमें किसी को कोई डाउट? आई होप देयर इज नो डाउट. ये फॉलिकल का बनना तो गैमेटोजेनेसिस के बाद पढ़ेंगे. इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? होप देयर इज नो डाउट. ऑलरेडी वी डिस्कस दिस. सर मैंने आपको लिखने के लिए कहा. आई होप शरण्या मैडम सारा कुछ लिखा है आपने. किसी दिन चेक हो जाएगा. Yes, sir. वन रिपीटर बैच. सरदार, आई होप कि आप लिख रहे होंगे सब. Yes, sir. परफेक्ट. Now this structure, Mansi, was your question. Perfect. Is it? Yes, sir. Okay. तो बच्चों अभी ये समझ में आ गया अपने को सारे सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना. लेकिन डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने रह गए क्योंकि हम पैरेलल लेकर चलते. उस पॉइंट पर मानसी आता हूं जो मैंने आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बताए थे कि कैसे कैसी सेल्स बनती हैं. बट बिफोर दैट वी शुड डिस्कस द डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्लीज राइट. सर हाँ बोलिए. सर फ्रॉग के केसेस में जो यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है और ह्यूमंस के केसेस में जो डक्ट होता है उसको हम लोग एनालॉगस बोल सकते हैं क्या? नहीं, बोलने को तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्लोइकल अपर्चर भी होता है उसका. सर हमारे पास भी तो है ना, फिर वो मीटस होता है ना अपने पास. मीटस होता है लेकिन कैसा है उसका फंक्शन, वहां पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉमन अगर मिलता है, अपने केस में नहीं मिलता. सर लेकिन उनका वो एक्सक्रीटरी पाथवे है ना, मतलब एक्सक्रीशन को इजेक्ट करने के लिए है ना. हाँ तो दोस्त वो क्लोई का मतलब कॉमन है ना डॉक्टर खेड़कर. हाँ. क्लोई का मतलब कॉमन अपर्चर है. डू यू एग्री विद दिस? यस. डू वी हैव कॉमन ओपनिंग? सर अभी इजेक्शन और एक्सक्रीशन दो हो गया ना फिर तो. हाँ सर फिर अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो फिर कॉमन हो जाएगा, लेकिन इजेक्शन का अलग है तो उनमें इजेक्शन का भी सेम ही होता है क्या? अरे क्लोई का मतलब ही कॉमन होता है मेरे भाई. क्लोई का कॉमन अपर्चर है डॉक्टर खेड़कर. क्या ही कर रहा है. हाँ ठीक है, समझ गया. ओके. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स. नोट विथ मी. डिसऑर्डर नंबर 1. एनीवन? क्या क्या पता है? The most and very common, that is breast cancer, है ना. जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं, लैक्टिफेरस साइनसेस हैं, सेल एपिथेलियल सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल ओवर ग्रोथ करने लगती हैं, कैंसरस ग्रोथ होने लगती हैं, ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है. इसका रिमूवल क्या कहलाता है? मैस्टेक्टोमी. जोर से. रिमूवल क्या कहलाता है? मैस्टेक्टोमी. परफेक्ट. सर्जिकल रिमूवल, that is mastectomy. Okay. One more cancer, cervix cancer. Perfect. One is ovarian cyst, very common. Ovarian cyst. ये cyst बच्चों फॉलिकल की वजह से भी हो सकती है और ये हार्मोनल भी हो सकती है. हालांकि फॉलिकुलर भी जो होती है वो हार्मोनल ही होगी, लेकिन क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल का डेफिनेटली हार्मोन की वजह से हो रही है, बट हार्मोनल सिस्ट में क्या हो जाता है, वो इतने सारे फॉलिकल बना देती हैं कि वो डक्ट चोक हो जाती है. दैट इज ओवेरियन सिस्ट. इसका दूसरा नाम बताएगा कोई? ऊफोरो कुछ तो होता है. ऊफोरोसाइटोसिस. परफेक्ट डॉक्टर खेड़कर. विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
वन इज बड़ा एबनॉर्मल सा, अजीब सा है, दैट इज, ये डिसऑर्डर तो मैंने नहीं कहना चाहिए, एक अलग सा फिनोमेना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है इसमें? कॉमन सेंस है, न्यूज में पढ़ते होंगे, प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस। प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटेरस। अभी कैसी होती, क्या होती भैया, ये तुम मुझे 2-4 साल बाद बताना, अभी तो इतना याद रखना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटेरस। कहीं पर भी इंटेस्टाइन में डेवलप होने लगता है, कैसे होता है, क्या होता है, चमत्कार को नमस्कार, और जब आप उसे पढ़ो तो मुझे बता देना। परफेक्ट। जैसे ये ऊफोरोसाइटोसिस था, एक है ऊफोराइटिस, इन्फ्लेमेशन। आया, क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन। परफेक्ट। ovarian inflammation. Very good. One is very common, that is endometriosis. Endometriosis. What is this? Growth of endometrium outside the uterus. इसीलिए यहां पर कैसा होता है बच्चों? पेनफुल menstruation. ओके। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की यदि बात करें, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, रिपीटर बैच बताएंगे। एमिनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया। क्या मतलब होता है एमिनोरिया? नो मेंस्ट्रुएशन। No menstruation. Okay, another one. Dysmenorrhea. क्या मतलब होता है? पेनफुल। Perfect. और बोलिए। मीनोराजिया। Hemorrhagia. क्या मतलब? एक्सेसिव ब्लीडिंग। Bleeding during menstruation. Perfect. अथर्व गांगुर्डे, चैतन्य देवरे, are you there? Yes, sir. Chaitanya Devre, are you there? Yes, sir. Okay. Atharv Gangurde, are you there? Atharv Gangurde. Yes, sir. Okay. Dr. Chaturvedi, Dr. Darshita. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Perfect. चलिए देखिए, कोई डाउट हो तो। आई होप देयर इज नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फीमेल लिवर सिस्टम के बाद आज मैंने आपको पढ़ाना है गैमेटोजेनेसिस। उसके पहले गैमेटोजेनेसिस वो गैमेट सेल्स कैसी होती हैं, मेल फीमेल में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जस्ट इमेजिन, मेरा क्वेश्चन समझिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब वो जाइगोटिक सेल बने, सिंगल सेल जो जाइगोट है, वो जाइगोट से ये डिसाइड कैसे होगा कि ये मेल कैरेक्टर है, को बनाना है या इसे टेस्टिस बनाना है, इसे ओवरी बनानी है। डेफिनेटली आपका आंसर जेनेटिक बेस पर आता है तो सर XX और XY। तो पहले उस मुद्दे पर आऊं कि XX और XY की कंडीशन में क्या तकलीफ है, और उसके बाद फिर उस स्लाइड पर आता हूं या उस स्क्रीन पर आता हूं जो मन से मैडम आपका डाउट है कि कैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल से होमोलॉजिकली
सेम ऑर्गन बने हैं, बस सेक्स अलग अलग होते गए और वो ऑर्गन भी अलग अलग होते गए, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। आयुष सुन रहे हैं? यस सर। तो फिर ऑनलाइन क्यों हो? व्हाट्सएप बंद कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। सर वो मम्मी का मोबाइल है ना, मेरा नहीं। अच्छा ओके। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के केस में सबसे पहले समझते हैं बच्चों, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स दो होते हैं, है ना। मतलब हमें ये तो पता है, ये तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इफ इट इज एक्स एक्स कंटेंट एंड इफ इट इज एक्स वाई कंटेंट, ये तो बात है ही फॉर मेल और ये बात है फॉर फीमेल। परफेक्ट, ये तो बात अंडरस्टूड सी है जेनेटिक बेसिस पर। बट देयर आर टू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, लिखते चलेंगे, देयर आर टू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स। कौन कौन से दो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स हैं वो भी मैं बता दूं। विजिबिलिटी क्लियर है मानसी? यस सर। One is TFM and one is TD. What is TFM? Testicular. फेमिनाइजिंग। Perfect. देखिए कैसा अजीब सा वर्ड है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग जीन एंड टेस्टिस determining gene. There are two genes. One is testicular feminizing gene. One is testis determining gene. What TFM does and where it lies, है ना? Present on X chromosome. ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो मुझे अदिति मैडम ये बताने की जरूरत नहीं, अमोल भाई ये बताने की जरूरत नहीं कि एक्स क्रोमोसोम है तो ये दोनों में होगा, क्या मेल और क्या फीमेल। डॉक्टर खेड़कर अग्री? यस सर। ओके। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन ओनली वाई। वाई क्रोमोसोम। तो मुझे आपको रिया मैडम, तनिष्का मैडम, ये भी बताने की जरूरत नहीं मुझे आपको कि ये केवल किस पर होगा। तनिष्का, केवल किस में होगा? इन केस ऑफ मेल, मेल। ये वाई क्रोमोसोम पर है। परफेक्ट। डॉक्टर पारीक अग्री? यस सर। ओके, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। मानसी अग्री? यस सर। प्रेजेंट इन ओनली मेल्स। अग्री? यस सर। ओके। तो करता क्या है टीएफएम जीन और टीडी जीन क्या करेगा? ये एक प्रोटीन बनाता है, कौन? टीएफएम। स्पेसिफाई टू प्रोड्यूस, भाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है तो एक्स क्रोमोसोम पर बैठा हुआ जीन है, तो जीन है सेंट्रल डोग्मा करेगा, सेंट्रल डोग्मा करेगा तो प्रोटीन बनाएगा। परफेक्ट। चलिए, तो स्पेसिफाई द टू प्रोड्यूस अ सरफेस प्रोटीन। क्यों प्रोटीन बनाएगा? मैं बार बार कह रहा हूं, जीन है, जीन से सेंट्रल डोग्मा होगा। परफेक्ट। सेंट्रल डोग्मा होगा तो जीन से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। स्पेशली टू प्रोड्यूस अ सरफेस प्रोटीन ऑन रिप्रोडक्टिव सेल। टीडी जीन, टीडी जीन क्या करेगा? स्पेसिफाई द production and function of
टेस्टिस, नाम से समझ में आ रहा है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन। परफेक्ट। अब आप ये सोचिए, किसी भी रीजन से, बच्चों ज्यादा उलझाऊंगा नहीं उसको, किसी भी रीजन से ये दोनों में है, ये केवल मेल में है। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई सेक्स इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ वाई ये फीमेल की तरह डेवलप हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? एनीवन? ट्वेल्थीज एंड रिपीटर कि पर्सन विथ अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन XY, क्या ये कभी फीमेल की तरह डेवलप हो सकता है, जो कि स्टेराइल फीमेल होगी डेफिनेटली, बट क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, जेनेटिक अगर गड़बड़ी हो गई तो। जेनेटिक गड़बड़ी हो गई तो। अब वो जेनेटिक गड़बड़ी कैसे होती है, ट्वेल्थीज उसको समझते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं। अब TFM जीन है, इसने टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर प्रोटीन बनाया। कौन सा प्रोटीन? टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर प्रोटीन। परफेक्ट। अब इसने टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर प्रोटीन तो बना दिया, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने के लिए तो काम होना चाहिए। यदि ये अपना काम नहीं कर पाया, TD जीन की माल फंक्शनिंग हो गई, तो TD जीन की माल फंक्शनिंग होने के बाद भाई Y क्रोमोसोम है तो सही, बट इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम यदि TD फंक्शन नहीं कर रहा है, या फॉल्टी है, या एररफुल है, और TD के नहीं होने से यदि वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये रिसीव किसको करेगा? और जब ये टेस्टोस्टेरोन को रिसीव ही नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये किसकी तरह डेवलप हो जाएगा? स्टेराइल फीमेल की तरह डेवलप। इसने बनाना है उस टेस्टोस्टेरोन के, जो कि टेस्टिस को डिटरमाइन कर रहा है, टेस्टिस बनाने वाला है, डिफरेंशिएट करने वाला, वो है टेस्टोस्टेरोन। परफेक्ट, जो गोनाड से निकलने वाला, लेकिन उसको रिसीव करके ये आइडेंटिफाई करेगा ना, ये तो एक्स पर है, जो कि दोनों में कॉमन है, मेल में भी और फीमेल में। ये काम नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एक्स, जिस पर की नंबर ऑफ जीन्स आर ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ वाई। वाई पे तो केवल महज कुछ जीन होते हैं जो एंड्रोजेनिक जीन्स कहलाते हैं, या एंड्रोजेंस कहलाते हैं, या एंड्रोजन भी मैंने नहीं कहना चाहिए, उसको कह देना चाहिए, वन मोर टेक्निकल टर्म इज देयर, ऑल दो जीन्स, होलोएंड्रिक जीन्स, all those genes that are present in Y only, those are holoendric genes. अब जो holoendric genes ही वो functionless हो गए, वो errorful हो गए, तो X तो by default develop हो जाएगा as a female, दो वो sterile female, बट उसमें सारे maximum character किसके जैसे होंगे? female की तरह। Y character अपने कुछ genes express करेगा, male appearance आएगा, सब कुछ होगा, बट feminism थोड़ा सा उसमें रह जाएगा। That is because of malfunction of this। इसलिए कहते हैं every birth is by default female। अब वो इस Y डेवलप हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर डेवलप होके ये तो काम कर ही देगा। ये नहीं हुआ, TD गड़बड़ हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो फेमिनाइन कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा ले आएगा। मॉर्फोलॉजिकली लुक वाइज मेल होगा, बट फेमिनिज्म के कैरेक्टर थोड़े से उसमें ज्यादा होंगे। इसीलिए कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, एवरी बर्थ इज बाय डिफॉल्ट फीमेल। Hansi, got my point? Yes, sir. Okay. दो was not required, but ये दो जीन्स required थे, वो इसलिए मैंने आपको डिटेल लिखवा दी। Anyone required the image? कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। भी क्या होगा? Noted? गार्गी मैडम, नोटेड? नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। अब ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो कैरेक्टर्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर उस मंथ में, उस वीक में, जहां पर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो रहा है, जहां जीन सेंट्रल लोगमा से अब टेस्टिस या ओवरी या टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन टाइप के हार्मोन्स बना के गोनाडियल सेल को डिफरेंशिएट करने वाला है, वहां से बाइफर्केशन शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं एक ओरिजिन तो कॉमन सेल से थी, वो कौन सी? अनडिफरेंशिएटेड कॉमन सेल थी,
जो डिफरेंशिएट हो गई इधर मेल और फीमेल में, वो देखने के लिए मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा। दैट यू ऑलरेडी, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। प्रिया मैडम, स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। परफेक्ट। अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर और उसके फेट मैंने बताया कि उसका क्या आगे, फेट मतलब उसका भाग्य क्या होगा। अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर में कहूं तो पीएमजीसी, प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल, ये प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल है जो कि जहां डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है कि अब टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा। मानसी, लिसनिंग माय पॉइंट? यस सर। तो वो पीएमजीसी ही है जो या तो स्पर्मेटोगोनिया में डेवलप होगी या तो फीमेल सेक्स डेवलप हो रहा है तो oogonia, ओरिजिन कॉमन हो गई उनकी पीएमजीसी। फिर सीलोमिक एपिथेलिया, गोनाड की सीलोमिक एपिथेलिया से क्या बनेगा? यदि सेक्स मेल है तो सर्टोली सेल बनाएंगी और यदि सेक्स फीमेल है तो फॉलिकुलर सेल्स बनेंगी। लोकेशा, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। अब उसके बाद यदि जेनेटल रिजेस की बात मैं करूं, मीजेनकाइम सेल, ये बहुत पुराना सवाल है, 2010, 11, 12 में बहुत पूछा जाता था, जेनेटल रिज और मीजेनकाइम। तो उससे टेस्टिस में बनती है लिडिक सेल्स और ओवरी की तरफ बनती है थिकल सेल। वो थिका क्या होता है? वो कवरिंग है ओवरी। वो ओवरी की कवरिंग कैसे है, वो थिका क्या होता है, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन गोनाड्स की जो 3 सेल्स हैं, पीएमजीसी, उससे स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में oogonia, एपिथेलिया है तो सर्टोली और फॉलिकुलर, जेनेटल रिज है तो लिडिक और थिकल सेल्स। यानी मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि उसके होमोलोगस, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिन इनकी एक ही जगह से। वही यदि मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स होते, ये मैं बात कर रहा हूं जाइगोट की, एम्ब्रियो की, मीजोनेफ्रिक टिब्यूल, एम्ब्रियो भी नहीं कहना चाहिए, मैंने जाइगोट ही कहना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो तो या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। एम्ब्रियो ऐसा अनडिफरेंशिएट स्टेटमेंट स्टेज में नहीं होता। श्रीनिवास कह रहे हैं हर्मीफ्रोडिज्म इज पॉसिबल इन ह्यूमन। नहीं, उसे इंटरसेक्स अपन कहते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह काम करता है जोशी जी, उसे हर्माफ्रोडाइटिज्म नहीं कहते। दोनों सेक्स एक में होकर दोनों फंक्शनल हो, ऐसा नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल में और दोनों फंक्शनल होते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यहाँ इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। मीजोनेफ्रिक टिब्यूल में ट्यूबुलर पार्ट बनेगा सारा। तो मेल में कौन कौन सा ट्यूबुलर पार्ट? रेटे टेस्टिस है, डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का कुछ पार्ट। और ओवरी के केस में क्या है? रेटे ओवरी, मतलब ऐसा रेटे ओवरी तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं, क्योंकि रेटे टेस्टिस तो ठीक है जहां से स्पर्म निकल रहा है। रेटे ओवरी थोड़ा सा रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ, स्ट्रोमल टिश्यू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसे कि आप वोल्फियन डक्ट कह रहे हैं, उसी की यदि मैं बात करूं तो उसी डक्ट से वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ये सब बना हुआ दोनों के पार्ट से, मीजोनेफ्रिक और पैरानेफ्रिक या पैरामीजोनेफ्रिक, जिसमें वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, तो इन दोनों से बने हैं सारे डक्टस पार्ट इन मेल। और फीमेल के केस में उसमें लिख दिया गया गार्टनर डक्ट, जो कि आगे चलकर बनाने वाली है किसको? ओवेरियन डक्ट को। फिर जेनाइटल टिब्यूल या यूरोजेनाइटल फोल्ड्स, उससे बनता है ग्लैंस पेनिस और शाफ्ट ऑफ पेनिस। जो रिजिडिटी आती है उस शाफ्ट की वजह से, दैट इज शाफ्ट ऑफ पेनिस बनेगा जेनाइटल टिब्यूल से, यूरोजेनाइटल फोल्ड से। और उसके केस में एनालॉगस मैंने कहा था डॉक्टर खेड़कर, यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा था एनालॉगस टू पेनिस, क्लाइटोरिस इज एनालॉगस टू पेनिस, कहा था ग्लैंस पेनिस। यस, ग्लैंस पेनिस। तो यहाँ पर क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ये सब उसके फोल्ड्स। और फिर यूरिनोजेनाइटल साइनस या स्क्रोटल स्वेलिंग, इससे बनता है यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या काउपर्स ग्लैंड। और फीमेल के केस में बनता है लेबिया मेजोरा और 2/3 ऑफ वजाइना, क्योंकि 1/3 ऑफ वजाइना ऊपर बन चुका था पैरामीजोनेफ्रिक से। मेल के केस में मीजोनेफ्रिक और पैरामीजोनेफ्रिक से सारी सेम चीजें बन रही है, लेकिन फीमेल के केस में एक से ओवेरियन डक्ट बनेगी और एक से यूटेराइन डक्ट बनेगी, सर्विक्स बनेगा और 1/3 ऑफ वजाइना भी बनेगा। यानी लोअर पार्ट बनेगा पैरामीजोनेफ्रिक से और अपर पार्ट बनेगा गार्टनर डक्ट से। मानसी,
दिस टाइम इट इज क्लियर? यस सर। परफेक्ट। अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया और आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, जिसके लिए मुझे आपको समय देने का जरूरत नहीं। परफेक्ट। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, all diagrams noted in NCERT. Human female reproductive system, all diagrams noted in NCERT. Both the reproductive, both the regulatory cycles of hormones, कैसे hypothalamus से control होता है. For both disorders we have done. For both we have hormonal control is done, disorder is done, and structure part is done. Accessory glands are done. Now switching to puberty सारी स्टेज हो गई, अब अपन बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो पेन डाउन रखेंगे, जितना भी बोर्ड पर लिख रहा हूं कुछ नोट करने का जरूरत नहीं, मैं समय दूंगा, बहुत ध्यान से एक बार में समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। परफेक्ट। ओके, प्रथमेश वन वे, ऑल सेट? प्रथमेश वन वे? यस सर। वेदांत पाटिल ऑल सेट? वेदांत पाटिल नहीं है? वेद भंडारकर, ओमकार ऑल सेट? यस सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट। चलिए, तो मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों क्या, गैमेटोजेनेसिस, और मेरे सवालों के जवाब। हमारे लिए किस्मत की बात है कि रिपीटर जैसे अनुभवी बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं जो सवालों के जवाब देते जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का मैं पढ़, कौन कौन सा रिपीटर बैच? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। परफेक्ट। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लोकेशन कहाँ है? एनीवन? इन Seminiferous tubules. Germinal epithelia of seminiferous tubules. साक्षी मैडम अग्री? यस सर। oogenesis बताएंगे कहां पर हो रहा है? जर्मिनल इपिथीलिया ऑफ ओवरीज। चलिए, क्या रिपीटर बैच में कोई मुझे बता पाएगा ये किस एज के किस स्टेज में होती है? अरे प्यूबर्टी। After puberty. प्यूबर्टी पे तो दोनों ही चीजें समझ में आ रही भाई, वो तो कोई बात ही नहीं है। 12 to 15 years. अपूर्वा मैडम, स्पर्मेटोजेनेसिस बर्थ के पहले की बर्थ के बाद है? बर्थ के बाद। oogenesis कब है? पहले। बहुत बढ़िया। तो अपूर्वा मैडम, बिफोर बर्थ कहां पर हो रहा है ये? द फीटस। अपूर्वा मैडम हाँ या ना तो बोला करो, आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे ये पूछना होता है आपसे। नहीं पता। नहीं बन रहा तो सॉरी बोल के आगे बढ़े ना अपन, ताकि कोई और जवाब दे। सॉरी जब मदर के वॉर्म में जब फीटल स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो फीमेल चाइल्ड या फीमेल फीटस, उसकी ओवरी में ये प्रोसेस चल रही है। फीमेल के यूटेरस में, मदर के वॉर्म में, मतलब जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो वो फीमेल फीटस अपनी ओवरी में क्या बना रहा होगा? oogoneas। और ये आफ्टर बर्थ बना रहा होगा क्या? स्पर्मेटोगोनियास। फॉलिकल इसने भी बना लिए होंगे, फॉलिकल इसने भी बना लिए, लेकिन इसके फॉलिकल oogonia तक पहुंच भी गए। वो कैसे पहुंचे उस पर चर्चा करते हैं। परफेक्ट। क्योंकि ये लिखाना क्यों जरूरी था? क्योंकि आपके उसमें दिया गया है, किसमें? एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए मैं कॉमन करता हूं, यहां पर भी 2n से स्टार्ट करता हूं, जिसे मैं कहता हूं प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल, और यहां भी स्टार्ट करता हूं 2n से।
दोनों को कॉमन नाम लिख देता हूं, प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल। जब जाइगोट में ये डिसाइड होना बाकी था मेल बनेगा कि फीमेल, तब ये जर्मिनल सेल थी प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल, जो अभी मैंने चार्ट में बताया। इससे मेल के केस में डेवलप होगा टेस्टिस, फीमेल के केस में डेवलप होगी ओवरीज। कैसे? सो 3 फेजेस होती हैं। दिस PMGC अंडरगोस कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन्स। दोनों तरफ कंपैरेटिव बनाता चल रहा हूं, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन्स करती जाएगी। ये माइटोटिक डिवीजन से जो कंटिन्यूअस 2n2n की सेल्स बनेंगी, those 2n2n cells are called as repeater batch, राशि, राशि। प्राइमरी उस अरे अभी कहाँ प्राइमरी ओसाइट बन गया बेटा? Spermatocyte. These are what? Spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया। शुभम, तो फिर ये कौन? Oogonia. oogonia। कंपैरेटिव क्यों मैंने कहा था पढ़ाऊंगा, ताकि साथ में आपको ध्यान रहे। अब इस फेज को, जिसमें कि मल्टीपल डिवीजन होते रहते हैं, इस फेज को क्या कहते हैं शुभम? Differentiation phase. क्या ही कह रहे हो तुम लोग यार, बिल्कुल ही पढ़ना वढ़ना छोड़ दियो क्या रिपीटर? शुभम, कहां से डिफरेंशिएशन हो गया अभी? मल्टीप्लिकेशन फेज। गजब कर रहे हो मतलब यार, एमपी से तो अलग ही पढ़ाया जाए, नहीं तो तुम्हारे इज्जत का फालूदा हो जाएगा बिल्कुल। दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब मल्टीप्लाई होते जाएंगे, इधर पे ओगोनियास बनते रहेंगे, और कितने ओगोनियास? तो हजारों की संख्या में, 80 लाख फॉलिकल्स तक, लाखों फॉलिकल्स बन के पड़े रहते हैं छोटे छोटे से। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया जो आपको दिख भी नहीं रहा, इतना बड़ा एक मैंने बना दिया, तो ये बहुत बड़ी बात। ऐसे कई सारे लाखों फॉलिकल्स बन जाते हैं, वो ओगोनिया के फॉर्म में अरेस्ट स्टेट में पड़े रहते हैं। परफेक्ट। अब शुभम भाई, डॉक्टर बाशी ने, इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? ग्रोथ फेज। डॉक्टर बाशी ने, ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? सारे फॉलिकल डेवलप होने के लिए जाते हैं, सारे स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होने जाते हैं। समझाने में दिक्कत जाएगी तो मैं किसी एक फॉलिकल को लेता हूं और उसकी ग्रोथ करा, जो न्यूट्रिशन वाइज, एनर्जी वाइज, व्हाटएवर इट इज। डॉक्टर अपूर्वा, अब इसका नाम क्या दे दूं मैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक। तो यहाँ पर एट अ टाइम सारे एंटर करेंगे क्या ग्रोथ फेज में? Only one will enter into growth phase. यहाँ all will enter into growth phase, and this is known as primary oocyte. डॉक्टर वागतकर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। परफेक्ट। अब आफ्टर दिस ग्रोथ फेज, डॉक्टर बशी ने कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज। कौन बोला? जानवी। मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में 2 डिविजन्स, फर्स्ट meiotic division, that is reductional division, and after that equational division, that is ED, RD and ED. What we expect in reduction division, I need not to tell you what is meiosis. To both the batches, whether it is 12th or repeater, it will undergo in first reduction division meiosis 1 and will produce 2n number of cells. Dr. Apurva, what I should write it here? क्या नाम है इसका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो सेम टाइम मुझे यहाँ पर भी 2 बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक नॉर्मल और एक छोटा सा एबनॉर्मल बना देता हूँ। What I should write, Dr. Rohan, Dr. Janvi, Rutuja, what I should write? This is
secondary oocyte. Secondary oocyte. This is what? First polar body. body. First body. body. Well, these ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है फीमेल के केस में एक छोटा पोलार बॉडी बनता है और एक नॉर्मल सेल बनती है, जबकि यहाँ पर दोनों नॉर्मल सेल बनती है। अब ये पोलार बॉडी का कनेक्शन आपको ध्यान रखना होगा। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको प्लांट्स के केस में भी, मैंने यदि आपको पढ़ाया होगा रिप्रोडक्शन में कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, दैट विल बी 3n सेल जो कि नरिशमेंट का काम करती है, एनर्जी का काम करती है। क्या कहते हैं उस 3n को? एनीवन? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म। 3n का मतलब होता है एंडोस्पर्म। तो वहां पर भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा, इस चैप्टर में पूरी यूनिट में कंपैरिजन करेंगे हम। यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी बनने का मतलब दिस इज इनफर्टाइल। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक तरफ चला गया और इसका पूरा यॉक कंटेंट एक तरफ आ गया। इट बिकम्स इनफर्टाइल। वो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, दो पोल बन जाते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं पोलर बॉडी, जो तब तक मदद करेगी बच्चों न्यूट्रिशन की, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद मैं और आप अपनी मदर की यूट्रस से अटैच नहीं हो गए। इट टेक्स 7 days टू इम्प्लांट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 days टू इम्प्लांट। तो 6 से 7 दिन के लिए मदर के ओवा का जो न्यूट्रिशन है वो उसके साथ अटैच थी पोलर बॉडी। तो अभी एक से और 2 बनाएंगे अपन, वो पोलर बॉडी भी हमें न्यूट्रिशन देती रहेगी टिल इम्प्लांटेशन। वंस इट विल बी इम्प्लांटेड तो मदर के ब्लड से लेने लगेंगे। सो दिस इज व्हाट पोलर बॉडी। ओके, नाउ इक्वेशनल डिवीजन, व्हाट वी एक्सपेक्ट आफ्टर दिस, those n will form which is normal in numbers and shape and size. Again it will divide and it will form a normal cell and again a polar body, and this polar body differentiate with this cell क्योंकि अलग नहीं हुई है, ये अलग नहीं हुई है इससे। इसको बनाते समय यदि मैं बनाऊं तो मैंने यहीं पर बना देना ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर, लेकिन अलग में समझाने के लिए बनाया क्योंकि मियोसिस 1 हुआ है अभी, तो अलग थोड़ी हुई है पूरी तरह से। परफेक्ट। और इसने फिर से इसके साथ डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडीज बना ली, तो ऐसी टोटल 3 पोलर बॉडीज बन गई। परफेक्ट। अब ये जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन मैं होने ही ना दूं। टेक्निकली ये डिवीजन तो होता ही तब है, कब होता है राशि मैडम? fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी यहां से जो मैंने रेड कलर से एक बैंड खींच दिया, बैरियर खींच दिया, वो हो ही नहीं रहा है दोस्तों। 12th, वो होगा ही तब जब ओवा को फर्टिलाइज कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा स्पर्म। यानी क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये निकलता है? नो, मेंस्ट्रुएशन के दौरान निकलने वाला वो सेकेंडरी oocyte है जिसमें अभी एक पोलर बॉडी है। जैसे स्पर्म पेनिट्रेट करेगा वो डिवाइड हो जाएगा, सो 1 से 3 पोलर बॉडी हमें मिल जाएगी और एक नॉर्मल होगा जिसके न्यूक्लियस से वो स्पर्म मिलेगा और 3 पोलर बॉडी का न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगा। परफेक्ट। तो ये ध्यान रखिए कि फाइनल मैच्योरेशन वाली बात जब आती है, फाइनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, सॉरी इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होगा ही तब जब स्पर्म विल पेनिट्रेट भी होगा। परफेक्ट। इसके केस में ये बने वाले अब क्या कहलाते हैं? एनीवन? Spermatids. परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, जिनमें मेटामॉर्फोसिस या स्पर्मेटोलियोसिस की प्रोसेस होगी। और स्पर्मेटोलियोसिस इसकी वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी और ये अपना एक फाइनल शेप अटेन करेंगे लाइक दिस। परफेक्ट। और इसको मैं क्या कह दूंगा? Spermatozoa. इधर भी क्या मैं उटीड बनाऊं? बुक्स में कई जगह पर लिखा रहता है उटीड के लिए कि उटीड बनेगा, बट फाइन, नो प्रॉब्लम, कह भी दे हम तो यहाँ पर मैंने बना दिया उटीड्स। और ऊटिलियोसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि वो तो होगा ही तब जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा और एक फाइनल ओवम बनेगा। परफेक्ट। मानसी, अंडरस्टूड? यस सर। 12th, अंडरस्टूड? रोहित, अथर्व, अमोल, चैतन्य, अमृता, Yes, sir. अदिति,
Yes, sir. Yes, Devki, sir. Riya, Gauri, Srishti, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Pratik, Vivek, Dhananjay, Sneha, Yash. Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. यानी बच्चों अब मेरे कुछ सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। मेरे सवालों के जवाब यदि आपको देने हो तो क्या आप मुझे ये सोचकर बता सकते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। चार। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवा बनते हैं? 1. 1 1। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और 200 सेकेंडरी oocyte, सुनिएगा ध्यान से, 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और 200 सेकेंडरी oocyte, टोटल कितने गैमीट बनेंगे? 500. अरे राम, 1000. 1000. अरे 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 800 मेल गैमेट और 200 प्राइमरी सेकेंडरी oocyte से 1 से 1 तो 200 से 200 तो 1000। ओके, घाई मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, आंसर बनेगा आपसे, है ना? चलिए, मुझे क्या आप ये भी बता सकते हैं कि एक 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और 100 प्राइमरी oocyte, हाउ मेनी टोटल गैमेट्स विल बी देयर? 500. 500। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल थोड़ा सा लॉजिकल। गार्गी मैडम, एम आई ऑडिबल? गार्गी मैडम, एम आई ऑडिबल? चलिए, आवाज नहीं आ रही है तो आप तो रूम में सामने आके बैठ जाइए। गार्गी मैडम, मेरी आवाज यदि आप तक आ रही है तो सवाल के जवाब देने के लिए आप इस रूम में आ जाएं जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी सबसे मेरा सवाल, यदि एक लेडी है, इफ अ लेडी हैज एज 22 years, सभी ध्यान से सुनिएगा, एक लेडी की 22 साल की एज है, उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 12 years में। परफेक्ट, एज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जरूरी है। एक लेडी है जिसकी 26 की एज है, 12 years में उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था। परफेक्ट, उसके 2 बच्चे हैं। परफेक्ट, उसने कितनी पोलर बॉडीज और कितने ओवा बना लिए होंगे? डॉक्टर गार्गी, आपसे एक्सपेक्ट है कि कैलकुलेशन आप करें। मेरा क्वेश्चन कौन नहीं समझा? मैं रिपीट कर रहा हूं, और कैसे निकालना वो भी ट्रिक बताता हूं। देखिए बच्चों, 25 साल की लेडी और 12वें साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, मतलब 25 में से 12 तो माइनस कर दो पहले। परफेक्ट, बचता है 13 years। अब 13 years में हर महीने का एक ओवा, कायदा कहता है 28 डेज का एक ओवा, कायदा कहता है 28 डेज का एक ओवा। तो 28 डेज के हिसाब से यदि आप करें, हर महीने के 2 दिन निकाल लें आप, तो एक 13th मंथ भी ऐड हो जाता है, 24 दिन तो फिर ऐड हो जाता है भाई। एक महीना 30 दिन का होता है, 30 31 30 31 30 31 फरवरी 28। तो ज्यादा उसमें लॉजिक ना लगाते हुए 28 डेज का 1 मंथ यदि हमने कंसीडर किया, दैट मींस टोटल डेज को यदि आप 365 को डिवाइड करें तो 13 मंथ निकल कर आ, यानी 13 साइकिल निकल कर आ, 13 साइकिल और 13 ईयर्स। एक मंथ, एक ईयर के 13, तो 13 ईयर्स के कितने हो गए? 169. 169 मंथ्स। परफेक्ट। लेकिन यार अपूर्वा मैडम गलत जा रही हैं अभी आप। अभी आप, अच्छा अभी आपने इसका आंसर दिया होगा, ठीक है। यदि अभी इसका आंसर दिया तब तक तो ठीक। 169 हुआ तो उसने नहीं बनाए होंगे अपूर्वा, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। अब यदि 2 बच्चे पैदा हुए हैं तो 9 मंथ का तो गेस्टेशन एक बच्चे के समय,
तो 9 9 18 18 महीने तो ओवा नहीं बना होगा। अपूर्वा, एम आई राइट? यस सर। मैडम 18 महीने ही नहीं, फीडिंग 6 महीने हुई होगी जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होता, एफएसएच नहीं होता। तो एक हाँ। बच्चे के 15 महीने ओवा नहीं बना होगा, तो 2 बच्चों का मुझे माइनस करना पड़ेगा 30 मंथ्स। समझ रहे हैं सब लोग धीरे धीरे? यानी 139 मंथ्स में उसने ओवा बनाया होगा, 139 मंथ्स में उसने ओवा बनाया होगा, और वो उन मंथ्स में जिसमें उसका मेंस्ट्रुएशन आया होगा 139 मंथ्स, उसमें एक ही पोलर बॉडी निकली होगी, उसमें एक ही पोलर बॉडी निकली होगी। परफेक्ट। तो 139 मंथ्स के हिसाब से हम एक ओवा और एक पोलर बॉडी पकड़े, और वो जो 2 फर्टिलाइज हो गए वो उनके समय 2 पोलर बॉडी एक्स्ट्रा बनी होगी। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। अभी तो भूख लग रही है सबको, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रही है। मैंने हिंट आपको सारी दे दी, मैंने क्लूज सारे दे दिए, कौन से ओवा काउंट करना है, कौन से ओवा काउंट नहीं करने, कौन सी पोलर बॉडी काउंट करनी है, कौन सी पोलर बॉडी काउंट नहीं करनी। आपको मुझे जवाब देना है 25 साल की लेडी, 2 बच्चे और एक 12 साल में मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट। स्टार्ट। परफेक्ट। आप सोचिए, विचार कीजिए। We will discuss in very next class this question and so many more questions I will give and discuss in the class. सर हाँ, सर वो बेबी बॉर्न हुए उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना? अब आपको दिमाग लगाना है उस्ताद, सोचना आपको है, जड़ तक आपको पहुंचना है। मैंने तो हिंट दे दिया आपको बस कि कैसे कैसे कंसीडर करना और कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। मैं और भी कुछ सवाल दूंगा आपको फिर, तो स्ट्रेट थोड़े से, बट इन द नेक्स्ट क्लास। अब ये सोचने के लिए आपको मौका दिया है मैंने, डॉक्टर सरदार। ओके सर। Perfect. All the best. Any doubt in this class, in this session? Any doubt in today's session? Okay, so I'm going to close the session. Answer me, but don't message me. Just answer and be ready in the very next class for the discussion of this question and such more questions. All the best. सर हाँ बोलिए। सर वो मेमोरी ग्लैंड का जो आपने लेबलिंग किया है ना, वो एक बार भेज दीजिएगा ना फोटो। Yes, yes, sure. बिल्कुल बिल्कुल, no problem. चलिए, अदिति, अमोल, अमृता, अपूर्वा, अथर्व, आयुष, any doubt? No, sir. No, sir. चैतन्य, चतुर्वेदी, देवकी, दिशा, गार्गी, दिशा, कोई डाउट? No, sir. तो लोकेशा, महक, कुमोद, मानसी, मानसी। No, sir. Perfect. No, चलिए, sir. I'm going to close the session.